के लिए उसके पहले एक छोटा सा चैप्टर जोड़ लेना चाहिए अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्या है वो चैप्टर? उसे कहते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंड मोशन। अच्छा, कंस्ट्रेंड, बंधा हुआ। हाँ, जैसे कि नाम ही बताता है कंस्ट्रेंड है साहब। कोविड चल रहा था, है कि नहीं? तो भाई कोविड चल रहा है तो भाई अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अच्छा भाई, मान लीजिए कि किसी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है साहब, रात को 9 बजे बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक। ठीक, अब मान लो कि अपने एक रामलाल को जानते हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि अगर कर्फ्यू लगा है रात को 9 से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो क्या अपन बोल सकते हैं कि रामलाल घर पे ही मिलेगा रात को 10 बजे? हम ये किस बात से जाने? हम उसके कंस्ट्रेंट से जाने कि भाई रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो घर पे ही मिलेगा, क्योंकि भाई कर्फ्यू लग रहा है, कर्फ्यू लग रहा है तो घर पे ही मिलेगा। क्या वी गॉट टू नो दिस न्यूज या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूजिंग कंस्ट्रेंट? हाँ सर, यस और नो। पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, देश के रूप से हम पे कई कंस्ट्रेंट होती। ऐसे थोड़ी आपके देश के बॉर्डर के बाहर आप ऐसे ही चले जाओगे कि भाई नितिन विजय इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या अपन सब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मैं यही मिलूंगा अगर मैं कहीं बाहर नहीं गया हूं तो? यस और नो। हमें बाउंड्री में कंस्ट्रेंट है। तो हम पर जीवन में बहुत सारी कंस्ट्रेंट लगी होती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। जैसे तुम पर कंस्ट्रेंट है भाई क्लास देखनी है, नहीं तो घर वाले उठा के बाहर फेंक देंगे। ऐसा तो नहीं करते? अरे पक्का कि भाई क्लास आ रही है एनवी सर की, छोड़ मत देना। और मैं पहले बता रहा हूं, जिसने मेरी क्लास छोड़ी उसके हुए नंबर कम। खैर, तो कंस्ट्रेंट है भाई, दबाव है। यस और नो। पर इस दबाव से हम कई चीजें पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सुंदर कन्या है, वो मेरी क्लास अटेंड कर रही है, सारी लड़कियां खुश हो गई, अरे वाह सर ने हमें सुंदर कन्या बोला, बहुत बढ़िया। तो सभी जो सुंदर कन्या है वो मेरी क्लास कर रही हैं। तो क्या अगर किसी को पता है कि एनवी सर की क्लास इतनी बजे से इतनी बजे तक है, तो क्या उन्हें पता है कि ये वाली कन्या इस समय पर अपने घर पर बैठकर ये वाली क्लास कर रही होगी? वी गॉट द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इट्स अ कंस्ट्रेंट, इट्स अ कंस्ट्रेंट। फिजिक्स में भी हम ऐसे कंस्ट्रेंट से कई सारे रिलेशन निकालते हैं। एनएलएम जब अपन पढ़ेंगे तो ऐसे कंस्ट्रेंट रिलेशन उसका एक पार्ट होगा, और तुम्हारे लिए तो डायरेक्ट कंस्ट्रेंट का सवाल भी आ सकता है। तो ये पूरी फिजिक्स में, इनफैक्ट पूरी मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जनरली आपकी जो रेगुलर करिकुलम वाली बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी या आपकी बोर्ड की बुक्स, उसमें इसको कोई अलग नाम से नहीं पढ़ाया जाता, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाया जाता है या पढ़ाया भी नहीं जाता। पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले 2 से 3 लेक्चर अपन इसी पर फोकस करेंगे और ध्यान से करेंगे, और उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आएगी। पर दिमाग खुला रखना, ये कोई बोर्ड वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये अच्छे बच्चों के लिए है जिनमें जीवन में कुछ करने का जोश और जुनून है। अच्छा भाई, कंस्ट्रेंट का कुछ कुछ आएगा। अगर अपन फिजिक्स में बात करें, जो अपन एलएम में बात करेंगे, चलो भाई ध्यान से देखो, जो अपन एलएम में बात करेंगे तो 2 तरीके के कंस्ट्रेंट आपके लिए आएंगे। वन इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मतलब रस्सी से पैदा हुआ कंस्ट्रेंट। मान लो कि मेरे में और तेरे में रस्सी बांधे 2 मीटर की, तो अपन कंस्ट्रेंट हो गए ना कि अगर मेरी कमर पे एक रस्सी बांधी, तेरी कमर पे एक रस्सी बांधी, अब हमारे बीच में रस्सी की जो लेंथ है 2 मीटर है, तो हम कंस्ट्रेंट हो गए भाई, हम दोनों 2 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तो जो तीसरा बालक होगा बोलेगा भाई वो इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते, वी आर कंस्ट्रेंट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स को ऐसे ऐसे करके अपन जोड़ेंगे तो स्ट्रिंग से रिलेटेड एक कंस्ट्रेंट आएंगे। कुछ जो हमारे फिजिक्स में काम में आते हैं वो होते हैं वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी एक इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे रोल कर रहे हैं या ब्लॉक ऐसे नीचे आ रहा है, बोलो क्लियर। मान लो कि किसी वेज पर ऐसे एक ब्लॉक नीचे आ रहा है, क्या वेज इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन दैट पर्टिकुलर एंगल? अरे यस और नो। तो जो सरफेस की वजह से कंस्ट्रेंट आता है ना कि अच्छा सरफेस ऐसी है तो ब्लॉक ऐसे ही चल सकता है भाई, सरफेस ऐसी तो ब्लॉक ऐसे ही चल सकता है भाई। मान लीजिए कि सरफेस अगर ऐसी है गोल, तो भाई ब्लॉक अगर इसके साथ चलेगा तो ऐसे ही चल सकता है भाई। यस और नो, उसे कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट। क्या कहते हैं? वेज कंस्ट्रेंट। ऐसे कोई अलग अलग चीज होती ही नहीं है, पर अपन ने उसको अच्छे से पढ़ाने के लिए अलग अलग करा है फिजिक्स में, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। तुम्हें आजकल वो यूट्यूब पे ना बहुत सारे बच्चे बहुत सारे वीडियो देखते हैं, वाले वीडियो नहीं आते कैसे ब्लॉक्स रखे रहते हैं, एक को गिराओ फिर बहुत सारे गिरते जाते हैं, फिर वो एक छोटी सी बॉल से टकराते हैं, फिर वो बॉल किसी पुली से टकराती है, फिर ऐसा करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। बहुत सारे लंबे लंबे प्रोसेस लोग बाग बनाते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे चमत्कारी उन्हें देखते रहते हैं। अरे देखते हो टाइम पास करने के लिए, कोई बात नहीं, पर उससे फिजिक्स सीखो। उन्होंने फिजिक्स लगाई है, उसमें कंस्ट्रेंट लगाया। अच्छा, तुमने देखा हो कई बार कि एक बॉल टकराई, फिर टकराकर वो हिलकर, उसे पता है कि ये बॉल अगर यहां टकराएगी और ये रस्सी से बंधी हुई है तो यहां तक जाएगी, फिर वहां पे कुछ और चीज लगी हुई उससे टकराई।
ये सब क्या है? कंस्ट्रेंट। जिसने ये बनाया था या तो उसे फिजिक्स आती है या उसका कॉमन सेंस काम करता है। अरे यस और नो। ऐसी मशीनों को कॉन्ट्रप्शन मशीन्स और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है। ये छोटी सी ऐसे दिखाता हूं, देखो भाई, मान लो कि अपन यहाँ से एक बॉल छोड़े, फिर यहाँ टकराए, ये दो इक्वल मास के ब्लॉक हैं, मान लीजिए इससे टकराएगा तो ये भी चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसे ही छोटा सा बना के दिखाया आप, है कि नहीं? तो ध्यान से देखो ये बॉल, देखो तो जो इस बॉल को छोड़ें तो क्या बॉल कंस्ट्रेंट सीधी नीचे गिरेगी? आपने को पता है इस, हालांकि कॉमन सेंस की बात है, क्या इस इंक्लाइन प्लेन पे चलेगी, फिर नीचे यहाँ पे आई, टकराएगी कॉमन सेंस से, फिर यहाँ टकराएगी, ये चलेगा तो क्या ये भी चल सकता है? हाँ। अब ये जितनी रफ्तार से चलेगा, ये कितने से चलेगा? ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से निकालेंगे। इसकी रफ्तार क्या होगी? ये वेज कंस्ट्रेंट से निकालेंगे। अरे यस और नो बोलो, क्लियर है एकदम? और छोटा सा ऐसे ही आपको फील दिलाने के लिए दिलाया। अच्छा भाई देखो, इस जगह पे कौन सा कंस्ट्रेंट आया था? वेज कंस्ट्रेंट। ये इसकी वेलोसिटी, ये टकराया तो ये वाली ब्लॉक चला, बोलो चला कि नहीं चला? ये ब्लॉक जब इस पे गिरा तो एक बटन दबा तो लट्टू जल गया। कैसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, बहुत लंबे 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 लंबे। अल्टीमेटली उनमें है तो फिजिक्स ही। अरे यस और नो? हाँ भाई, तो अल्टीमेट जो सब्जेक्ट है वो तो फिजिक्स है। क्या कहते हो? फिजिक्स की वजह से तो मैथ्स निकली कि नहीं निकली? और केमिस्ट्री तो मुझे कभी समझ नहीं आया। काला पीला मिलाओ, नीला निकल आता है। क्यों? ये किसी को पता नहीं है। ऐसे ऐसा मत सोचो मैं केमिस्ट्री का मजाक उड़ा रहा हूं, है ना? मुझे कब समझ आती थी, चलो कुछ भी मिलाओ कुछ भी निकल आता है। यस और नो? कई लोग कह रहे हैं हाँ सर मेरे साथ भी ऐसे ही। फिजिक्स बढ़िया लॉजिकल सब्जेक्ट है, बोलो है कि नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, केमिस्ट्री भाई पर जरूर पढ़ना। अपने को बेसिकली अगर अपने को चाहते हैं कि चलती हुई चीजों का अपन एनालिसिस करें, एनएलएम में अपन फोर्स पे बात करेंगे, इस पे करेंगे, तो उससे पहले अपने को कंस्ट्रेंट रिलेशन आने चाहिए, कंस्ट्रेंट पता होना चाहिए। ठीक भाई सर, ये बात आपकी समझ आ गई। अब क्या करें? अब सुने आगे, अच्छे से चलते हैं। सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। कौन सा पढ़ेंगे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके सर, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, सुंदर लगेगा। देखो भाई, अच्छा भाई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं, आओ भाई। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, पहली बात, हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं उसके हम कुछ अजम्पशन मानेंगे। क्या मानेंगे? हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं उसको मासलेस मानेंगे, उसको ध्यान से सुने, इनएक्सटेंसिबल मानेंगे। इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब? कि वो स्प्रिंग नहीं है कि आप ऐसे खींच के लंबा कर लो, कि ऐसे दबा के छोटा कर लो। इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसकी लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। पहला, बोलो क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल सही, इनएक्सटेंसिबल। अच्छा, हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तभी लगा सकते हैं, जैसे मान लो दो ब्लॉक, एक लॉजिकल बात बोलते हैं, ठीक, ए और बी, तो कॉमन सेंस की बात पूछता हूं। मान लो किसी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है ए की, बोलो बी की कितनी है? कॉमन सेंस से बोलो, बोलो कितनी? 5। तुझे पता नहीं पड़ा पर तूने कंस्ट्रेंट लगाया, क्योंकि तू जानता है कि अगर एक ए से रस्सी बंधी हुई है और बी से, मतलब ए पे रस्सी बंधी हुई है, बी पे बंधी हुई है, और ए की रफ्तार 5 है, ए की रफ्तार 5 है, तो बी की भी 5 होगी। मैं तो एक छोटी सी बात अलग पूछता हूं, ध्यान से सुनना। ये ए और ये बी, पर अब ए और बी की रस्सी ऐसी ढीली पड़ी हुई है, ढीली समझते हो, ठीक, स्लैक करी हुई। अब ए की रफ्तार 5 है, क्या बी की रफ्तार पे कमेंट कर सकता है? बोलो यस और नो? क्या बी की रफ्तार पे कमेंट कर सकता है? नहीं, नो कमेंट। हमें नहीं पता क्यों? क्योंकि रस्सी है तो सही, ए और बी के बीच में रस्सी है तो सही, पर वो टाइट नहीं है। हाँ सर, तो पहला इसमें अजम्पशन हम ये लेंगे, जब भी हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो ये बातें याद रखेंगे कि दिमाग में सेट होनी चाहिए कि एक तो हमारे हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं वो भाई ऐसे इलोंगेट नहीं हो सकती स्प्रिंग की तरह। यस और नो? हाँ सर, वो इलोंगेट नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात, ऐसे ऐसे नहीं हो सकती। ठीक, दूसरा, वो टाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टाइट। ऐसे नहीं कि बी वाले केस में नो कमेंट, यानी कि टाइट होनी
चाहिए। दूसरा कंस्ट्रेंट, ऑलवेज रिमेन टाइट। जब स्ट्रिंग टाइट होगी, दो ब्लॉक जुड़े हुए हैं, उनमें आप कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग वाला तभी लगा, कैसे लगाओगे अभी सिखाऊंगा, पर लगा तभी सकते हो जब वो स्ट्रिंग टाइट हो। ढीली हो तो लगा नहीं सकते। यस और नो? हाँ सर, बात लॉजिकली समझ में आई सर, अच्छा भी लगा सर, अच्छा। तीसरा, मासलेस है। हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं वो कैसी है? मासलेस। कैसी ले रहे हैं? मासलेस। हालांकि मास वाली में भी कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं, बाद में बताऊंगा, पर अभी जो हम स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं, अभी जो तुम्हारे कंस्ट्रेंट लगाने के लिए मेजर दो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो ये दोनों है, 1 और 2। तीसरा को के साथ अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे, हालांकि इससे कोई खास अंतर आने वाला नहीं है, पर जो भी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं उसमें तीन बातें याद रखिए। क्या भाई? इनएक्सटेंसिबल है, टाइट है और मासलेस है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है इनमें? 1 और 2। मासलेस वाली, मास वाली बाद में आएगी। स्ट्रिंग की बात हो रही है, मास वाली बाद में आएगी। अभी पर अपने कोई दिक्कत नहीं। पहली बात, आपको तो दो ज्यादा होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए जो है, और हम जो पढ़ेंगे उसमें वो टाइट भी होनी चाहिए, और हम जो पढ़ेंगे अभी जितनी भी स्ट्रिंग हम लेंगे वो सब कैसी होंगी? मासलेस। अच्छा, कई बार बच्चा कहते हैं सर मासलेस, सर क्या मतलब सर मासलेस? सर मासलेस तो वास्तविकता में कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगी सर, फिर भी हम मासलेस 95-98% पढ़ेंगे। मास वाले स्ट्रिंग के सवाल तो 1 या 2% होंगे बाद में भी। मैं उसको लॉजिक देता हूं, जैसे समझ लो क्यों हम मासलेस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक ए है 2 किलो का और बी है 2 किलो का। जनरली इनको बांधने, जैसे मान लो ट्रक ही ले लो आप, 2 ट्रक जोड़े, उनको एक मोटे लोहे के रस्सी से बांध दिया, उस मोटे लोहे का वजन होगा, पर सोच के देखो तो इनके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। मान लो कि ये रस्सी का जो वजन है, ये मान लो कि 100 ग्राम है, के 2-2 किलो 4 किलो के कंपैरिजन में 100 ग्राम कोई बहुत ज्यादा नहीं, जनरली और भी इससे कम होता है। तो जनरली जितने भी सवाल हम करते हैं उनमें ब्लॉक्स के कंपैरिजन में रस्सी का मास ज्यादा होता नहीं है। तो ये वाला अजम्पशन सेट अमूमन 99% में हो जाता है, अमूमन 99% में हो जाता है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल। तो भाई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रेंट मोशन जरूरी है फिजिक्स के लिए, हमारे जीवन में भी कंस्ट्रेंट है। उसके 2 टाइप के कंस्ट्रेंट है, स्ट्रिंग और वेग। सबसे पहले हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो हम पढ़ रहे हैं उनमें हम क्या क्या मानते हैं कि अपनी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, खिंचाव या ऐसे बदलाव नहीं ला सकते, टाइट होनी चाहिए, ढीली होगी तो कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा, और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मासलेस होती हैं, और 99% सवाल मासलेस के ही होते हैं। क्यों होते हैं? लॉजिक आपको। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। उम्मीद करता हूं उतार भी लिया होगा। सर ये बात तो हम समझ गए कि कब लगाएंगे, अरे क्या लगाएंगे ये तो बताओ, बातें बहुत करते हो सर। अरे बातें तो करनी पड़ेगी ना, सिखाना है तो, नहीं तो तुम किताब से ही सीख जाओगे। कोई किताब की सीक्वेंस नहीं है। आज तक जितनी किताबें पढ़ी हैं और जितने बच्चों को 50,000 बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है वो आपके सामने, इसलिए बार बार कहता हूं कि गड़बड़ मत करना, है कि नहीं। आज से बहुत सारी चीजें मैं खराब हो सकता है करता हूं, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये करना वो करना, पर फिजिक्स आपसे ज्यादा जानता हूं और कैसे पढ़ाना चाहिए ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए ध्यान दो, है कि नहीं। अरे शानदार सब्जेक्ट, जोरदार, पक्का। हाँ, चल आगे चल। लो भाई, ये अपने को कंस्ट्रेंट समझ में। अब अपन क्या करें कि अपन स्ट्रिंग को देखें जिसकी बात अपन कर रहे हैं। मान लो कि उसमें एक पॉइंट ले ए, ये रहा, ठीक। मान लो एक पॉइंट ले बी, बोलो ये रहा। बिल्कुल अच्छे एनिमेशन बनाने का प्रयास करते हैं आपके लिए हम, जो मेरे पूरे नोट्स है क्लास के अच्छे से, उनको एनिमेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे एनालिसिस करते हैं, तब आपके सामने लाते हैं। बोलो यस और नो, मजे वाली बात, ध्यान से देखो। अच्छा भाई, मान लो स्ट्रिंग पे 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक सर, ये बात हमें समझ में आ गई। इस ए और बी के बीच की दूरी डी, अगर ये स्ट्रिंग टाइट है, वो तो हम पहले ही मान चुके हैं, ये तो होना ही है, तो इस ए और बी के बीच की दूरी डी कभी चेंज नहीं हो सकती, तो डी ए बी इज कांस्टेंट। ये कंस्ट्रेंट है, पर इससे हमें क्या फायदा हो रहा है वो भी आपको समझ में आएगा। डी ए बी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता।
तुम रस्सी को ऐसे नचाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, कुछ भी करो, अगर रस्सी को टाइट रख रहे हो, ढीली कर दोगे तब बात नहीं कर, इसे कह रहा हूं ढीली कर दोगे तो एबी की क्या दूरी चेंज हो जाएगी। हाँ, अपनी सेकंड कंस्ट्रेंट क्या थी, स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए। सवाल तो टाइट वाले ही आएंगे, वरना क्या फायदा होगा। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग को आप ऐसे ले जाओ, वैसे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, टेढ़ा ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, अगर स्ट्रिंग टाइट है तो ए और बी के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। ये बात हमें समझ में आई। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएबी कांस्टेंट है। हाँ, अगर दूरी चेंज हुई टाइट होने पे, इसका क्या मतलब है, रस्सी टूट गई। अगर स्ट्रिंग टाइट है और ए और बी के बीच की दूरी चेंज हो गई, इसका मतलब रस्सी टूट गई, इसका मतलब रस्सी टूट गई। हाँ सर, ये बात तो आप सही बोले सर। अच्छा ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो तो डीएबी कांस्टेंट, ठीक भाई। अच्छा, पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो जो मैंने बोला लिख लिया अपन। अब थोड़ा और ध्यान से सुनना। अब मान लो कि, ध्यान समझना, एक लड़का है, उसने रस्सी को ऐसे पकड़ रखा है, ए और बी से। एक इधर लड़का है, एक इधर लड़का है। ये ए को ऐसे ले जा रहा है, ये बी को ऐसे ले जा रहा है, रस्सी नहीं टूट रही। पर हमें पता है कि एक लड़के ने ए पॉइंट पे पकड़ रखा है, एक ने बी ने पकड़ रखा है। मान लो बालक ने ए पे पकड़ रखा है, सुंदर कन्या ने बी पे पकड़ रखा है। अपने सुंदर कन्या कहीं और भाग रही है, ये और कहीं भाग रहा है, पर रस्सी टाइट है कि नहीं? हो सकता है ऐसा। मान लीजिए एक रस्सी है ऐसे, उसके ए और बी पॉइंट है, लड़का इधर भाग रहा है, सुंदर कन्या इधर भाग रही है। यस और नो, ऐसा हो सकता है। अगर उन्होंने रस्सी पकड़ी हुई है तो उनके बीच की वेलोसिटी का रिलेशन निकाला जा सकता है। कैसे? सुने, ये उतार लिया सबने। हाँ भाई, डीएबी कांस्टेंट। अब क्या फायदा, ध्यान सुन, देख, ए पॉइंट ओके, ये मान ले बालक ने पकड़ रखा है, और बी पॉइंट सुंदर कन्या ने पकड़ रखा है। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात एकदम? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अच्छा भाई सर, ये बात हमें समझ आ गई। अब क्या करें, देखो भाई, मान लेते हैं कि ए की रफ्तार ऐसे, थीटा ए एंगल बनाते हुए बी ए, बालक दौड़ रहा है। बोलो क्लियर है एकदम? हाँ सर, ये बात हमें समझ आ गई। अब क्या करें, बी की देखो, मान लो बी ऐसे दौड़ रहा है, कुछ एंगल अलग बनाते हुए, स्ट्रिंग से एंगल बना रहे हैं। ये थीटा है, थीटा भी कहां से? कोई जरूरी थोड़ी कि लड़का जो पकड़े वो स्ट्रिंग के लॉन्ग ही दौड़े, वो टेढ़ा दौड़ रहा है, लड़की इधर दौड़ रही है। अब अगर इन्होंने स्ट्रिंग पकड़ी हुई है और स्ट्रिंग टाइट है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है और टूट नहीं रही है, तो कुछ बात तो है। क्या बात कांस्टेंट है? कि भाई ए और बी की रफ्तार, सॉरी, ए और बी की दूरी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, तो रिलेटिव से भी सोचो, इस वीए के दो कंपोनेंट का, इधर वीए कॉस थीटा ए और इधर वीए साइन थीटा ए। अच्छा, ऐसे वीबी के भी करो, वीबी कॉस थीटा बी, और इधर करो कितना, वीबी साइन थीटा बी। ठीक सर, बात बिल्कुल सही बोल। अब लॉजिकली सोचो, ए और बी के बीच की दूरी को चेंज करने में इसका क्या रोल है, वीए साइन थीटा ए का? ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसी बातें कर चुके हैं। कोई रोल नहीं है, नो रोल इन डीएबी। ऐसे इसका भी कोई रोल नहीं है। किसका? वीबी साइन थीटा बी का। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, उसका इनमें, इसके बीच की दूरी का में को चेंज करने में कोई रोल। अब स्ट्रिंग टाइट है और ए और बी के बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही, मतलब डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब रिलेटिव स्पीड बिटवीन ए एंड बी अलोंग द स्ट्रिंग जीरो होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन क्या हो, ध्यान समझना। अगर डीएबी इज कांस्टेंट, DAB equal to constant implies relative speed of AB, velocity of A with respect to B, along the string. स्ट्रिंग की बात हो रही है, along the string, क्योंकि AB क्या along the string है, हाँ, उसके परपेंडिकुलर से कोई लेना देना नहीं, should be equal to 0। हाँ सर, क्योंकि दूरी चेंज नहीं हो रही तो रिलेटिव रफ्तार 0 ही होगी। अच्छा, 0 रफ्तार होने का क्या मतलब? ये VA cos थीटा ए और VB cos थीटा बी सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो भाई, ये देखो, ये कैसे आया, बोलो समझ आया?
अरे कैसे आया बोलो, समझ आया? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो आप सही बोलो। और तो मजा आ गया, रिलेशन आ गया ना। सोच, तुझे थीटा है थीटा भी पता हो, तुझे थीटा है थीटा भी पता हो तो क्या अपने पास v और vb में रिलेशन आ गया? हाँ सर, we got the relation between a and b velocity just by knowing the property of the string that the velocity along the string of both the particles should be same, क्योंकि उनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। क्या सीखे? अगर स्ट्रिंग के दो पॉइंट की रफ्तार अलग अलग है पर एक बात सेम होगी। क्या सेम होगी? उनकी वेलोसिटीज के कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना जरूरी है। ऐसा नहीं तू इसे सीखा नहीं, देख जो सबसे पहला स्टेशन तूने लिया था ना, क्या ये ए और इससे एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है बी, इस स्ट्रिंग को थोड़ा मोटा करके देख। यस, मैंने बोला ए की रफ्तार 5 तो तूने खटाक से बोल दिया बी की रफ्तार भी 5, क्योंकि तू जानता है बी हवा में उड़ नहीं सकता। और सोचो यहां पे देखो, जूम करके इस जगह जूम, क्या ए का ये पॉइंट ए पर और ये स्ट्रिंग पर, क्या ये पॉइंट 5 से भाग रहा है तो स्ट्रिंग भी 5 से भागेगी? हाँ, तो क्या स्ट्रिंग का हर पॉइंट 5 5 5 5 5 5 5 से भागेगा, तो क्या बी को भी इधर 5 से ही भागना पड़ेगा? क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होनी चाहिए। सबसे इजी इलस्ट्रेशन है। पर रियलिटी में क्या सीखे कि अगर स्ट्रिंग के दो पॉइंट की रफ्तार अलग अलग है तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम, should be same। क्या सीखे हम सीखे if the string is tight then distance between 2 points on the string remains constant, this implies that velocity of these 2 points A and B will also be same along the string, will also be same along the string। हाँ सर, कॉन्सेप्ट समझ आया। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती, तो उन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी भले अलग अलग हो पर उनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना जरूरी है, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, ये बात तो सर हमें समझ आ गई। अच्छा, उतार लो फटाफट, उतार लो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। हाँ सर, बढ़िया फील के साथ धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। एनएलएम की फील तब आएगी जब ये सीख जाओगे। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर। आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा, कई लोग बहुत खुश हुए। क्या तुम्हारी भी बीवी तुम्हारी पिटाई लगाती है? अच्छा, तुम लोगों की शादी नहीं हुई है? कोई ऐसा तो नहीं जिसकी शादी हो गई? बता दो भाई, कोई ऐसा हो? नहीं। बहुत सुंदर बात, बहुत खुशी की बात। आप उस कष्ट से नहीं गुजरे जिससे मैं गुजर चुका हूं। चलो भाई, आ गए क्या? अरे पढ़ लिया क्या? हाँ भाई, उतार लिया। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। ये जो हमने सीखा ये किस लिए सीख रहे हैं? अल्टीमेटली तो सवाल ही करने हैं। तो मैंने इसके सवालों को 3 हिस्से में तोड़ रखा है। ऐसे फिर कह रहा हूं, ये कोई करिकुलम नहीं है, अच्छे से अनुभव के साथ 3 हिस्से में तोड़ रखा है। फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3। फॉर्मेट 1 2 ब्लॉक पे, फॉर्मेट 2 पुली वाले सवाल और फॉर्मेट 3 मल्टीपल आ जाएंगे। और बोलो क्लियर? चलो आ जाओ भाई, आगे बढ़े क्या? चलो भाई आगे चलते। अच्छा, अगर हमें स्ट्रिंग पे बात करनी है तो हमें एक बात समझ में आती है कि स्ट्रिंग में ये खिंचाव एक बल की वजह से होता है, एक फोर्स की वजह से होता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन। तो वैसे टेंशन का पूरा ज्ञान आपको एनएलएम में बताया जाएगा, बट फिर भी क्योंकि अभी आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हो इसलिए टेंशन की कुछ बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। हाँ सर, बिफोर और आगे स्टार्ट करने के सवालों के माध्यम से, सवाल एक और आने से पहले ये बात आपको बता रहा हूं। बोलो क्लियर? हाँ सर। पहली बात, टेंशन देखकर टेंशन नहीं लेनी, समझना है टेंशन एक फोर्स है। अगर फोर्स है तो फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? बोलो भाई, फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड की ज्यादा चर्चा अपन एनएलएम में करेंगे। और टेंशन एक फोर्स है। फोर्स के बारे में 3 चीजें बहुत महत्व रखती हैं। टेंशन के बारे में, फोर्स के बारे में 3 चीजें बहुत महत्व रखती हैं जो फिर एनएलएम में ज्यादा आएगा, पर अभी समझ लो।
फोर्स। ये तीन चीजें जो महत्वपूर्ण है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखो, मान लो कि अपना एक ग्लास है, मान लो क्या है, बोलो क्लियर। अब सोचो मैं इस पे ऐसे ऐसे रख लेता हूं, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं, क्या ये चल रहा है? चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। उंगली उंगली लगाई, ये चल रहा है। ये उंगली ने कितना दम लगाया उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, सोचिए उंगली ऐसे की बजाय ऐसे लगाती, मतलब ऐसे लगाता फोर्स, तो क्या डायरेक्शन चेंज हो जाता? तो क्या इसके चलने का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता? मतलब क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पर अभी नहीं, बाद में देख। सोचना, ऐसे फोर्स लगा तो ये चल रहा है, मतलब यही उंगली यही डायरेक्शन, फोर्स यहां लगाऊं, चला के घूमा, देखो चल रहा है कि घूम रहा है? घूम रहा है। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब मैंने उंगली भी ऐसे ही, फोर्स भी उतना ही, नीचे लगाया तो चल रहा है, पर वही उंगली उतना ही बल, वही डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करा, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करा। क्या चेंज करा? किस जगह लगा रहा हूं, किस जगह लगा रहा हूं, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अभी बिल्कुल नहीं घबराना, वो रोटेशन में आएगा, ऐसे ही बता रहा हूं। बस फोर्स की तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं बताना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में जो फोर्स लगता है स्ट्रिंग में, वो टेंशन होता है, टेंशन फोर्स होता है। फोर्स की तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं जो दोबारा एलएलएम में अब रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से समझ लो। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एनएलएम में आएगा। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इन तीनों का एक साथ यूज रोटेशन में आएगा जब आप पढ़ोगे टॉर्क। क्या पढ़ोगे? टॉर्क। मुझे तो पता है ना मुझे क्या क्या पढ़ाना है, तो मैं तो आज ही भूमिका और पूरा बेस बनाते हुए चलूंगा। बोलो यस और नो। मुझे तो पता है ना कि आपको एसएम में क्या दिक्कत आएगी, वो अगर दिक्कत आने वाली तो आज ही दूर कर लेंगे। बोलो यस और नो। फोर्स के बारे में ध्यान से देखो, ये तीनों मिलके रोटेशन चैप्टर में काम आएंगे और ये दोनों मिलके अभी एनएलएम में काम आएंगे। और अभी कंस्ट्रेंट में सिर्फ टेंशन की डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये अपने को बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, चलो ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान से देखो भाई, ये लिख लो फटाफट, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट। अब मैं एक्चुअल में है ना टेंशन की डायरेक्शन पे आना चाहता हूं। पहले मैं तुमसे एक चीज पूछूं, सोचो, ऐसे ही समझाता हूं, चलते रहो, समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो कि एक डंडा है, डंडा समझते हो? डंडा, ठीक है, समझो रॉड है, उस पर एक ब्लॉक यहां लटका हुआ है, ठीक। ऐसे ही मैं कह रहा हूं एक स्ट्रिंग है, उस पर भी एक ब्लॉक लटका हुआ है। तुम चाहो तो उसको ग्रेविटी फ्री मान लो, ग्रेविटी नहीं माननी है ना, नो ग्रेविटी, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो खुद सोच, अगर ये डंडा ऐसे रॉड है और यहां ब्लॉक लटका हुआ है, क्या मैं इस ब्लॉक को ऊपर ले जा सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इस ब्लॉक को नीचे ले जा सकता हूँ? हाँ। बोलो क्लियर? हाँ। क्या मैं इस ब्लॉक को अगर सोच तो स्ट्रिंग को ऐसे झटका मार के ऐसे भी ले जा सकता हूँ, ऐसे भी ले जा सकता हूँ। यानी कि रॉड इस लटके हुए ब्लॉक पर ऊपर फोर्स, टेढ़ा फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स, नीचे फोर्स कैसे भी लगा सकते। ठीक, स्ट्रिंग के बारे में सोच। अगर ये स्ट्रिंग है तो सोच, तो अपने हाथ को अगर ऐसे ले जाएगा ना, ये ब्लॉक क्या तू ऊपर ले जा सकता है? चला जाए। पर तू इस ब्लॉक को इस स्ट्रिंग के यहां पकड़कर क्या इसको इधर ले जा सकता है? स्ट्रिंग से सोचना, किससे सोचना? स्ट्रिंग से। क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग इस पर फोर्स, इस ब्लॉक पर फोर्स ऊपर लगा सकती है पर इधर नहीं लगा सकती। स्ट्रिंग में कंस्ट्रेंट है, ये भी उसकी दिक्कत है। क्या ये जो रस्सी है, रॉड तो अपन, अगर मैं यहां से पकड़ रखा है और यहां ब्लॉक है और ये रॉड है, तो क्या मैं इसको ऐसे ऊपर ले जा सकता हूं? हाँ। तो क्या मैं इसको फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूं? ऐसे भी लगा सकता हूं, क्योंकि वो टाइट होती है, कंस्ट्रेंट होती है। रस्सी तो ऐसे ऐसे हो सकती है। तो रॉड और स्ट्रिंग में अंतर होगा। अभी हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, रॉड की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए रॉड में कंस्ट्रेंट आता ही नहीं है इस तरीके का।
ठीक है, इस तरीके का कंस्ट्रेंट किसमें आएगा? स्ट्रिंग। अच्छा सर, कुछ कुछ बात समझ में, टेंशन मतलब और आएगी आगे धीरे धीरे समय के साथ, पर कुछ बात समझ में आई। अब इससे हमें यह पता पड़ा कि स्ट्रिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रिंग की तरफ ही लगा सकती है। मतलब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रिंग है, ये फोर्स सिर्फ अप्लाइज फोर्स ओनली अलोंग द स्ट्रिंग, इट कैन नॉट अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो क्या दिक्कत है या क्या समस्या है स्ट्रिंग के साथ? स्ट्रिंग के साथ यह समस्या है या यह उसकी कंस्ट्रेंट है कि वो अलोंग द स्ट्रिंग ही फोर्स लगा सकती है। ये एरो क्यों बनाया अभी समझ में आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। पहली बात, क्या स्ट्रिंग में टेंशन होती है? स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स क्या टेंशन कहलाता है? हाँ, तो उसकी डायरेक्शन के बारे में एक बात पता पड़ी कि भाई अगर स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग है, तो तू एक बात तो बोल सकता है। क्या बोल सकता है? कि भाई ए और बी के बीच का जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ही अलोंग द स्ट्रिंग ही होगी, मतलब टेंशन की डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग ही होगी। तो टेंशन की एक बात समझ में आ गई। क्या डायरेक्शन के लिए एक बात समझ में आई? क्या समझ में आया? डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग स्ट्रिंग, क्योंकि फोर्स है और फोर्स की डायरेक्शन के बारे में अगर कुछ पता पड़े तो काम की बात है। हालांकि अभी ज्यादा नहीं आएगा, पर एनएलएम के लिए भी अपने को आज ही सीखना है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। सही बताऊं तो थोड़ा सा हिस्सा एनएलएम का है जो मैं यही पढ़ा रहा हूं। बेसिकली हम चैप्टर तो एनएलएम ही पढ़ रहे हैं, हमने उसको तोड़ा है एक छोटे से अलग चैप्टर में जो काम का होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? कंस्ट्रेंट। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अब क्या करें, चलते हैं आगे, सुनते हैं। ठीक भाई, तो ये बात समझ में आई कि भाई ये ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा सकती स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग ही लगाएगी। अब उसमें फोर्स लगाने का एक तरीके समझाए जाते हैं, समझे उसको पहले, देखो ध्यान से, एनिमेशन से आएगा अभी। ये डायरेक्शन अपनी ठीक है, डायरेक्शन पे क्यों फोकस करा मैंने अभी बताया आपको, डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। लो भाई, अलोंग द स्ट्रिंग जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये अलोंग द स्ट्रिंग, ये देखो अलोंग द स्ट्रिंग ही लगता है भैया, और कोई तरीका नहीं है। ओके, तो डायरेक्शन पता पड़ेगी। अब सुनिए ध्यान से, देखना ध्यान से, क्या है? ऐसे टी लगाया, ये एरो क्या है? ये जो एरो दिखाई दे रहे ना आपको इस जगह पे, देखो ये एरो दिखाई दे रहे होंगे। इन एरो को समझो, एरो क्या है, ऐसे क्यों बनाते हैं हमेशा? ठीक है, ऐसे क्यों बनाते? जैसे मान लीजिए अगर ऐसे दो ब्लॉक लटके हुए हैं, ध्यान समझना, उतारते चलना जो जो अच्छा लगे। मान लो ऐसे दो ब्लॉक लटके हुए हैं स्ट्रिंग टाइट से कहीं ऊपर ऊपर से, तो ये और भी, तो इनमें ना एरो ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब क्या, पहले समझो। इसका मतलब ये है, पहले समझो, ये एरो किस पर फोर्स दिखा रहा है? स्ट्रिंग पर कि ब्लॉक्स पर? ब्लॉक पर। कंफ्यूज मत होना, ये जो एरो के भाई, ये तो हमें पता पड़ गया कि फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग होगा, या तो ऐसे या ऐसे, बोलो क्लियर। ये जो हम जनरली एरो बनाते हैं, ये किस पर फोर्स दिखाते हैं? ब्लॉक द्वारा स्ट्रिंग पर कि स्ट्रिंग द्वारा ब्लॉक पर? स्ट्रिंग द्वारा, जो हम अमूमन जो हम आगे चलकर फ्री बॉडी डायग्राम के नाम से पढ़ेंगे या जिस भी नाम से पढ़ेंगे वो बात की बात है। हम ये एरो किसकी डायरेक्शंस दिखाते हैं? ये एरो किसकी डायरेक्शंस दिखाते हैं? ये डायरेक्शन दिखाते हैं फोर्स ऑन ब्लॉक्स अटैच टू द स्ट्रिंग बाय द स्ट्रिंग। ओके, यानी कि पता ये एरो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स on A due to direction of force on A due to direction of force on A due to string। और ये क्या दिखा रहा है दूसरा वाला एरो? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन B ड्यू टू स्ट्रिंग। हाँ सर, बात समझ आई। थोड़ा सा और देखो ध्यान से, समझ में आया होगा ये, देखो देखो, ये A पर फोर्स, ये B पर फोर्स, ऐसे। क्लियर? ओके, थोड़ा और फील कराता हूं, पक्का? चलो थोड़ा सा करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सवालों की तरफ। देखो ये जो स्ट्रिंग थी ना, इसको थोड़ा और देखो। ये जो स्ट्रिंग थी ऐसे, जब अपन इसको ऐसे गायब करा, देखो पहले ऐसे था, ठीक, फिर अपन इसको गायब करा, देखो, हाँ सर बिल्कुल गायब हुआ। अरे पक्का? हाँ सर बिल्कुल पक्के से। और अब अपन ने इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा अलग ले लिया। तो कंफ्यूज मत होना, अगर तूने कभी सुना हो जितना फोर्स रस्सी लगाएगी ब्लॉक पर अंदर की तरफ, अच्छा रस्सी फोर्स अंदर क्यों लगाती है?
उसको भी समझो। ये जो रस्सी है ये हमेशा ये टाइट हो गई, अब अगर ये टाइट हो गई तो इसे ए और बी और खींच रहे मान लो, तो ए और बी पे कैसे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ? हमेशा रस्सी यानी कि स्ट्रिंग applies force on the attached body such that it tries to reduce its own length. मतलब वो दूसरी चीजों पर फोर्स ऐसे लगाएगी कि वो खुद की लंबाई को कम करना चाहेगी, मतलब खुद स्लैग होना चाहेगी। लॉजिकल भी। रस्सी जब आराम से ढीली पड़ी थी तो क्या सुकून में थी, अब आपने उसे खींच के टाइट कर दिया तो क्या वो अपना सुकून पाना चाहेगी? हाँ सर, सुकून समझते हो? अपना आराम, पहले अगर वो ढीली पड़ी थी आराम तो भाई पेट भरा हुआ कोई टेंशन, अब तूने उसे दो से बांध खींच लिया तो वो क्या करेगी? वो क्या वापस आराम में आना चाहेगी? तो बाकी चीजों पर फोर्स ऐसे लगाएगी कि उसका आराम आ जाए। आराम कब आएगा? जब वो स्लैग होना चाहेगी। स्लैग होने के लिए क्या उसे अपनी लेंथ छोटी करनी पड़ेगी या प्रयास करना पड़ेगा। टाइट रहती तो लेंथ तो छोटी होती ही नहीं है कि नहीं? तो रस्सी ऑलवेज ट्राइज अप्लाइज फोर्स इन सच अ वे दैट इट शुड कम टू नेचुरल लेंथ या आराम की स्टेट। ओके ठीक। अच्छा, आपने इतना तो सुना होगा, हालांकि हम इसके पे बहुत सवाल करेंगे कि भाई अगर एक्शन रिएक्शन पेयर रस्सी लगाएगी जितना फोर्स ब्लॉक पर, क्या उतना ही फोर्स ब्लॉक लगाएगा रस्सी पर? हाँ, तो ये जो हमने डायग्राम बनाया ब्लॉक का, ये जो एरो है ये रस्सी द्वारा फोर्स है ब्लॉक पर। अगर हम रस्सी को अलग ले लें और उसका डायग्राम बनाएं, बाद में एफबीडी के नाम से जानेंगे। अभी सोचो, क्या रस्सी पर, कंफ्यूज मत होना, ये जनरली हम ऐसा डायग्राम नहीं बनाते, ये समझाने के लिए है। जनरली हम ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि हमें ब्लॉक से ही लेना देना होता है, रस्सी के एफबीडी से ज्यादा लेना देना नहीं होता। पर समझ में आना चाहिए कि ये एरो रस्सी द्वारा लगाया गया बल ब्लॉक्स पर की डायरेक्शन को शो करता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। अब सुने ध्यान से। पर अगर हम रस्सी का भी बनाना चाहे तो सोच, हम इसको यहां से उठाकर यहां ले आए तो ये बी ब्लॉक किधर फोर्स लगाएगा? इधर, एक्शन रिएक्शन, और एक इधर लगाएगा इधर। तो ये किसका एफबीडी है या किसका डायग्राम है? डायग्राम ऑफ स्ट्रिंग। पर जनरली हम ऐसे ही बनाएंगे, इसलिए जनरल डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि फिर कह रहा हूं अभी ज्यादा फोर्स नहीं आएगा, पर बीच में मैंने आपको पूरी कहानी टेंशन की, एनएलएम जब पढ़ेंगे तो टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें से टेंशन की एक बात बता दी। टेंशन क्या है? फोर्स। अभी हमारे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन पे चर्चा हो रही है। डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग ही लगता है और ऐसे लगाती है स्ट्रिंग अपने जुड़े हुए साथियों पे फोर्स कि वो अपने को आराम में ला सके, यानी कि अंदर की तरफ ऐसे एरो ला सके। और उसका डायग्राम बनाना हमें आता है, और कभी अगर स्ट्रिंग का बनवा दे तो भी हमें बनाना आता है। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। पिछले आधे घंटे से 35-40 मिनट से मैं सिर्फ थ्योरी पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूं, अभी सवाल पे तो अब आऊंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी तो क्लियर हुई सर, जैसे जूम करके दिखा दिया उसने। ठीक भाई, अच्छा लगा। बोलो समझ में आ रहा है? अगर हम स्ट्रिंग का कोई भी हिस्सा ले लें तो ये T1 और T2। बोलो क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल सही। अभी इस पे ज्यादा नहीं घुसना। T1 बराबर T2 है। बोलो क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस। अभी कंफ्यूज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। T1 T2 बराबर है। बोलो क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग मासलेस है। तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो होना पड़ेगा। तो T1 T2 बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस, M0। इसलिए अभी इस पे ज्यादा परेशान मत हो। तुम जो भी स्ट्रिंग पढ़ोगे उनका टेंशन सब जगह कैसा होगा? सेम, अलग अलग नहीं होगा। अलग अलग आगे कभी और अच्छी बात करेंगे तब आए, अभी तो कंस्ट्रेंट पढ़ना है। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? टेंशन फोर्स इज ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रिंग्स। हाँ बिल्कुल सही बात, हम जानते हैं। डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। बिल्कुल जानते हैं। इन डायग्राम द एरो डायरेक्शन शोज टेंशन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग। हाँ भाई बिल्कुल जानते हैं। टेंशन इज स्ट्रिंग इन सेम बिकॉज इट इज मासलेस। क्या ये चारों पॉइंट अगर टेंशन की डायरेक्शन के बारे में रख लें और जो मैंने समझाया वो समझ लें तो एक बार टेंशन की डायरेक्शन के बारे में हमें क्रिस्टल क्लियर। बोलो क्लियर है क्या?
हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, 110%। और सुन भाई, अब क्या करें, अब सुने। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, T2 T1 T टेंशन फोर्सेस ऑब्जर्व इन स्ट्रिंग्स दिस डायरेक्शन, और ठीक है भाई, उतार लो फटाफट, उतार लो फटाफट, चलो आ जाओ भाई, उतार लो फटाफट, सवाल चालू करते हैं फिर। अच्छा से बेसिक थ्योरी पढ़ ली, अब सवाल चालू करते हैं, सवाल चालू करते हैं। राम लालो श्याम लालो शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। अरे हो गया क्या, अरे उतार लिया क्या, अरे सोच लो, अरे पक्का, ओके सर, मजा आ रहा है सर, चलो भाई, टेंशन फोर्स हो गया, ये हो गया, डायरेक्शन आ गई। सवाल करते हैं बिल्कुल बेसिक, एक ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड, बोलो ए की रफ्तार क्या होगी। बहुत सबसे आसान सवाल, ये कितनी होगी, 5। हम जानते हैं, किसे जानते हैं हम, ये कंस्ट्रेंट से। कैसे कंस्ट्रेंट लगाया, हम जानते हैं कि स्ट्रिंग अगर टाइट है तो इस पॉइंट की रफ्तार 5 है, तो इसकी भी 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 5 है, तो ए की भी 5 है। सिंपल, ये तो सर आप भी पढ़ाते तो भी कर लेते। अब जो पूछ रहा हूं बता, देख अच्छा सवाल है, ट्राई करोगे क्या। मान लो एक टेबल वेबल पे ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, उससे एक पुली, पुली समझते हैं सब लोग, बेसिक पुली। कभी पानी वानी खींचा हो गाँव गाँव में, गए होंगे ना कुएं पे पानी वानी निकालने, नहीं गए कभी, अरे गए कि नहीं गए, गए क्या सर, हम तो रोज जाना पड़ता है, रोज सुबह उठ के हम पानी लेने तो जाते हैं कुएं पे, फिर कुएं पे नहाते हैं, फिर आपकी क्लास करने आते हैं, है कि नहीं। हाँ सर, चलो फिर मान लो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, पुली से क्रॉस होता हुआ ऐसे एक टेढ़ी स्ट्रिंग है जो बी ब्लॉक से जुड़ी हुई है। अच्छा, और बी ब्लॉक भी एक दूसरी सरफेस पे, तो लॉजिकली सोच, तो अगर इसे खींचेगा, लॉजिकली सोच, तो अगर इसे खींचेगा किसको, ए को, तो क्या बी चलेगा, पर बी हवा में तो नहीं उठेगा। तो हमें एक बात समझ में आई कि बी वास्तविकता में इधर चलेगा, ये इसकी वास्तविक रफ्तार है, वास्तविक रफ्तार। अब मैं तेरे से वी पूछूं, जो भी सीखा है ना, किस कॉन्सेप्ट पे सवाल होंगे पहले समझो, ये फर्स्ट फॉर्मेट है, किस कॉन्सेप्ट पर सवाल होंगे सोचो, सवाल होंगे उस वाले कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट कौन सा, ध्यान सुनना, कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम। पहला सवाल मैं कराता हूं, आप कॉन्सेप्ट वही, शुड बी सेम, शुड बी सेम, ओके सर, शुड बी सेम, शुड बी सेम, ठीक है ठीक है ठीक है, चलते हैं। ध्यान सुनना बच्चा, तो देखना ध्यान से, ये देख, ये जो स्ट्रिंग यहां पे थी, क्या करा अपन ने, ध्यान समझना, ये ऐसे स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग को ऐसे यहां पे लाओ, इधर फील करने के लिए, ये देखो ऐसे। अब समझना अच्छे से क्या हुआ, ये जो पॉइंट ए है इसकी रफ्तार कितनी है, 10। अच्छा, इसकी भी कितनी होगी अलोंग द स्ट्रिंग, 10, इसकी भी कितनी होगी 10, इसकी भी कितनी होगी इधर 10, इसकी भी कितनी होगी 10। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, 10-10 चल रहा है इधर इधर, ये एरर जो बना रहा हूं सब 10 है, क्योंकि स्ट्रिंग टूट नहीं सकती। कंफ्यूज मत होना सर, ये पुली पे टेढ़ी क्यों है, टेढ़ी होगी नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि भाई स्ट्रिंग टूट नहीं सकती, तो अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होनी चाहिए। क्या ये 10 रफ्तार जो दे रखी है, क्या अलोंग द स्ट्रिंग ये 10 10 10 10 10 10 10, हाँ सर, ये भी 10, कंफ्यूज नहीं हो, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो पॉइंट बी जो स्ट्रिंग पे यहां जुड़ा हुआ है, इसकी रफ्तार इधर 10 होनी चाहिए लॉजिकली। ये बात हम किससे बोले, कंस्ट्रेंट से। किसके कंस्ट्रेंट से, स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट से। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि भाई वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके ठीक है। अब सोच, ये जो ब्लॉक यहां बी से जुड़ा हुआ है, ये वाला ब्लॉक जो रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो वास्तविकता में ऐसे चल रहा है बी से, जबकि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ पॉइंट इधर की तरफ रफ्तार 10 होनी चाहिए। अब सोचो,
डी पर अगर सोचो तो बी से ये रस्सी जुड़ी हुई है यहां, इसका इधर कंपोनेंट 10 है, तो बताओ v का कंपोनेंट 10 है, ये कंफ्यूजन वाली बात होती है, इसलिए ध्यान से सुनना। ये एंगल कितना 53 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि 10 का कंपोनेंट v है कि v का 10 है, कंफ्यूजन होता है इस जगह, इसलिए सोचो, थोड़ा सा भी उल्टा सोच लो गड़बड़ हो जाएगी। 10 का कंपोनेंट v है कि v का कंपोनेंट 10 है। ब्लॉक किधर चल रहा है असलियत में, ब्लॉक किधर चल रहा है, बोलो भाई, ब्लॉक पर ही तो ये पॉइंट है रस्सी वाला, तो असली वेलोसिटी कौन है, v। तो कंपोनेंट, तो कंपोनेंट असली वेलोसिटी का लेते हैं, ये कंफ्यूजन होता है नहीं तो, असली वेलोसिटी का लेते हैं। वास्तविकता में सोचो, ग्राउंड फ्रेम से बी किधर चल रहा है, इधर, ऐसे नहीं, हाँ ये इसके ऐसे इतना चलने से इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ 10 होना चाहिए, तभी वो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात, कंफ्यूज हो ना, बिल्कुल उल्टा मत कर लेना, असली वेलोसिटी देखना, यानी कि v cos 53 is 10, v cos 53 is equals to 10, यानी कि cos 53 की वैल्यू कितनी 3/5, यानी कि 10, यानी कि v की वैल्यू 50/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। v cos 50 सॉरी 10 cos 53 इक्वल टू v, ये गलत है, ये गलत है, ये गलती नहीं करनी है, ध्यान दें, ध्यान दें। हाँ सर, बात तो आपकी सही लग रही है, बोलो समझ आया। तो इसमें दो बातें, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कि अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होनी चाहिए और असली वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है। अगले 2-3 सवाल तुमसे कराऊंगा, सही कर पाओगे तो मजा आएगा। अरे हाँ ना, ये उतार लो इसको फटाफट, जो मैंने बोला है गड़बड़ नहीं करना। अब अगले 2 सवाल तुमसे ही कराऊंगा, तुमसे होने चाहिए, तुमसे होने चाहिए। करो भाई, करो भाई, करो भाई, करो भाई, कर सकते हो तुम लोग, करो भाई, करो भाई, उतार लिया, उतार लिया, अरे उतार लिया क्या, अरे सोच लो। हाँ सर, उतार लिया, उतार लिया, और ध्यान भी दिया इस बार, क्या सही है और क्या गलत है इसका फर्क मास्टर ही तो बताएगा, और तुम्हारा मास्टर तो बहुत सुंदर और सुशील है कि नहीं है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, शर्माना मत। चलो अगला सवाल आ रहा है, जो करोगे आप आपकी स्क्रीन पर, इस लेक्चर का पहला सवाल जो तुमको करना है, करो। आंसर 50/3 आ गया, बिल्कुल सही, आ जाओ करो भाई। करो, ये सवाल तुम्हें करना है, बी और ये ए, कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा सा टफ करा है पिछली बार से, थोड़ा सा कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, फिक्स 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं है इसमें, अगर होना होगा तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलो भाई करो, करो 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 करो। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर, करो भाई करो, अरे हाँ भाई हाँ, चलो कंस्ट्रेंट क्या है, वो स्ट्रिंग वाला, नहीं अभी बाकी टाइम, करो करो 15 सेकंड, सॉरी। करो भाई, टाइम आप अब सुने, ये जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बी,
क्या ये रस्सी को 20 से जा रहा है, ये 20, क्या ये, यानी कि ये पॉइंट जो यहां पर है, कहां पर है, ब्लॉक पर, वो तो 20 से जा रहा है, क्या वो रस्सी को इधर की तरफ, यानी कि 37 डिग्री पर कुछ एंगल से इधर खींच रहा है? हाँ, 20 का इधर कंपोनेंट कितना, cos 37, 20 cos 37 इज 4/5, हाँ 4/5, 5 4 जा और ये 16। क्या ये जो स्ट्रिंग है इसके इस पॉइंट की रफ्तार, स्ट्रिंग के पॉइंट की रफ्तार, क्या अलोंग द स्ट्रिंग 16, हमें उसी से मतलब है भाई, भाई ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये ऐसे 20 से जा रहा है कि नहीं जा रहा? अगर अपन ध्यान देखें तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात करो, मैं से ये मान लो ये ए, क्या 20 से इधर जा रहा है? हाँ, पर मुझे कौन से रफ्तार से मतलब होता है, अलोंग द स्ट्रिंग, तो मैंने देखा ये एंगल 37, तो ये एंगल कितना, ये कंपोनेंट कितना 16, क्या ये 16 वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग? ये चेंज नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी चेंज कर लो आप, ये चेंज नहीं हो सकती। ओके, तो 16 16 16 16 16 16 ऐसे अगर अपन बनाए तो ये 16 16 अलग कलर से ले लो चाहो तो, ये 16 16 16 16 16 16 16 16, क्या इस पॉइंट की रफ्तार जो इधर v है वो इधर 16 होनी चाहिए? ये 53। हाँ, अब फिर से पुरानी कहानी, बोल 16 का कंपोनेंट की v का, 16 का की v का, बोल भाई 16 का की v का, अच्छे सवाल हो रहे, बोल भाई 16 का की v का, v का असली रफ्तार कौन है, b की, a की, v, हाँ, तो v cos 53 इक्वल टू 16, यानी कि v इक्वल टू cos 53 का मतलब 3/5, 16 का मतलब 20 इंटू 4/5, 5 ने 5 को मार दिया, बोलो क्लियर है, v की वैल्यू आई 80/3, कितनी आई 80/3 आ गया। अब ये दिखने में टफ है, पर कंस्ट्रेंट अगर ढंग से लगाना आता हो तो कोई खास बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ सर, पूरे प्रयासों के साथ आई है। चलो पक्का, एक और करा दूं, कर लेगा? वो हुनर वो काबिलियत तेरे में है, कर सकता है, तू बोल कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ सर कर सकता हूँ, कर देखे तो देखो आप, उम्मीद करता हूँ अगला सवाल तुम लोग सही करोगे, डरना नहीं है बिल्कुल। 80/3 आंसर आ गया, हमें अच्छा लगा, डरना नहीं है डायग्राम देखकर। मान लो एक रॉड है, ऐसे दो दीवारों के बीच में बंधी हुई है, उन पे एक छल्ला है, ठीक है, छल्ला, छल्ला समझते हो, रिंग छोटी सी, या ऐसे बीड भी बोल सकते हैं कई बार, ठीक है चलो, वो ऐसे अगर रस्सी इसमें बंधी हुई है, किसमें, रॉड में, तो क्या कंस्ट्रेंट है वो ऐसे या ऐसे ही चल सकती है? इस इंस्टेंट पर ये एंगल 37 डिग्री है, ये पुली से होते हुए स्ट्रिंग एक ए पर है, ए की रफ्तार 20 है, क्या ये छल्ला इधर ही चलेगा वी रफ्तार से? हाँ, बताओ वी क्या होगा? कर सकते हो तुम लोग, बताओ वी रफ्तार क्या होगी, बताओ भाई वी रफ्तार क्या होगी? अरे बताओ भाई वी रफ्तार क्या होगी? अरे शर्माओ मत, घबराओ मत, बताओ बताओ वी रफ्तार क्या होगी? अरे हाँ तो बोलो। फॉर वही, क्या ये ए पॉइंट 20 से नीचे आ रहा है? अगर ये ए पॉइंट 20 से नीचे आ रहा है, इसको स्ट्रिंग को ऐसे देखो आप, क्या ये ए पॉइंट 20 से नीचे जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट 20 20 20 20 20 20 20 20, क्या ये पॉइंट भी 20 से इधर आना चाहिए? हाँ, क्या ये पॉइंट बीट से जुड़ा हुआ है? हाँ, क्या उसकी रफ्तार असली v इधर है? हाँ, क्या ये एंगल 37 डिग्री है? हाँ, बोलो 20 का कंपोनेंट v, v का कंपोनेंट 20, असली कौन? अरे v, हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, असली कौन? v, तो लिख लो v cos 37 इक्वल टू 20, सवाल सॉल्व, इंटू 4/5 इक्वल टू 20, ये 5 4 जा 20, तो
5 4 5 25 मिनट्स, खत्म। बस कुछ भी बना सकते हैं अपन, इसमें से कोई खास बात थोड़ी है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही। बोलो पक्का? ऐसे सवाल कर पाए थे क्या तुम लोग? गलती तो नहीं करी? ऐसे सवाल आप चाहो तो और भी बना के मैं आपको दे सकता हूँ, उसमें ऐसी कोई खास बात। ये घर पे कर लेना चाहो तो एक बार बनाया था लो भाई। ए ऐसे इधर गया, ऐसे इधर गया, ठीक। ए बी इधर जा रहा है, ये अपनी पुली है। ऐसे ही होमवर्क के लिए ऐसे कर लेना बस। ये 10 मीटर पर सेकंड, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या? बताना बी की रफ्तार क्या होगी, ये वी बताना है, ठीक है। एक और दे दूं, ऐसे ले लो। कैसे ले लो देखो, ये ऐसे रॉड ले लो, इस तरीके का ही एक और। आंसर नहीं बताऊंगा, खुद करना है इनको। ऐसे ही दे रहा हूं देखो भाई, यहाँ पे छल्ला ले लो, ये छल्ला ऐसे एक पुली से होता हुआ ऐसे नीचे, लो क्लियर। ठीक, मान लो कि आपको बोला जाए कि छल्ला नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो लॉजिकल है कि ए ऊपर जाएगा, तो आपको वी बताना है। वैसे शीट में भी, मतलब प्रैक्टिस शीट में भी मिल सकता है, पर यहाँ पे मैंने ऐसे दो बना दी। ज्यादा बच्चा कहीं बोलता है कि सर और करा दो, तो मैं करा देता हूँ। ऐसे बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि असली वेलोसिटी कौन है, उसका कंपोनेंट लेते हैं। और अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होनी चाहिए, अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। बोलो कर सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो बात समझ आई क्या? क्लियर? ये दोनों सवाल कर सकते हो क्या घर से? हाँ सर। HW जो मास्टर डिस्कस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको आना चाहिए। है सवाल और मिलेंगे डीपीपी प्रैक्टिस शीट में, परेशान मत हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, बात समझ आ गई। चलो भाई और आगे चलते हैं। अब एक्चुअली ना अपन धीरे धीरे अपना सिस्टम थोड़ा सा पुली ब्लॉक, आपने सुना होगा एटवुड मशीन, किसी डरना मत, नाम से डरा नहीं रहा कोई। ऐसे ही एक पुली और दो ब्लॉक, बहुत सिंपल सिस्टम होता है, कई जगह यूज लेते हैं। पुली लेते हैं, दो ब्लॉक ले लेते हैं, और एक रस्सी से बंधा होता है, उसे बोलते हैं एटवुड मशीन। क्या कहते हैं? एटवुड मशीन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्लॉक्स विद अ पुली एंड अ सिंगल स्ट्रिंग इज नोन एज एटवुड मशीन। सिंपल। बोलो क्लियर है? एक नीचे गिरता है और एक ऊपर गिरता है, तो ऐसे डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसे एटवुड मशीन कहते हैं, बस नाम से घबराओ मत। ठीक। अब अगर एक बात लॉजिकली सोचो कि अगर ये पुली फिक्स्ड है, मतलब चल नहीं रही, रियल खेल तो तब आएगा जब ये चलेगी। मान लो कि ये पुली फिक्स्ड है, तो सोचो ये ए, अगर जैसे मान लो कि एक लॉजिकली बात पूछता हूँ, कितने से जाएगा तो अपन एलएम में कर लेंगे, अभी समझो। मान लो कि मैं एक ब्लॉक इधर लटका दूं 4 किलो का, और ये ब्लॉक है 2 किलो। क्या ये ब्लॉक नीचे जाएगा 4 किलो वाला, तो 2 किलो वाला कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक, तो फिर क्या करें? कुछ मत करो, सुनो ध्यान से देखो। अब क्या करें अपन कि अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हमें लॉजिकली समझ में आता है कि अगर 4 केजी वाला ये ब्लॉक V2 रफ्तार से नीचे जा रहा है, तो ये पॉइंट कितने से नीचे जा रहा है? V2 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 V2, ओहो पर ये तो V1 लिखा हुआ है, यानी कि V2 बराबर क्या है? V1। कॉमन सेंस, क्योंकि रस्सी टूट नहीं सकती। रस्सी टूट इसलिए नहीं सकती क्योंकि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है। रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है। क्या लॉजिकली समझ में आता है जो मैंने अभी तक पढ़ाया? हाँ बिल्कुल सर समझ में आता है, पर मैं इसे 2-3 तरीके से और समझाऊंगा। इनफैक्ट 2 तरीके से और समझाऊंगा, एक मैथ्स एक रिलेटिव, एक मैथ्स एक रिलेटिव। ये कॉमन सेंस जो अपन ने अभी तक पढ़ा उससे आ गया। देखो पहला तरीका V2 बराबर V1, तू बोला सर ये तो मैं जानता हूं। अरे तू जानता है, पर इसलिए बता रहा हूं कि तेरे को बहुत अच्छे से सवाल करने हैं, इसलिए उसको फील करके तो तू जानता है वो क्यों जानता है, उसके पीछे का कारण क्या है,
तब तू क्या और अच्छी बड़ी समस्याएं जब आएंगी तो उनके निवारण को करने के लिए तू सक्षम होगा। सर आप ऐसे हिंदी के शब्द लाते हो ना सर, हम परेशान हो जाते हैं। सुन लो, ध्यान समझो, देखो भाई। अच्छा ठीक है, ये बात अपने समझ में आई, V2 बराबर V1, फर्स्ट तरीका। अब देख ये चला ऐसे, हाँ भाई ठीक है, मैं समझ में आता है। तो V2 बराबर, अब देखो मान लो कि एक ऊपर चल रहा है और एक नीचे चल रहा है, ठीक। अब एक बात समझे अपन अच्छे से, मान लें कि ये दूरी x1 है और ये दूरी x2 है, अगर ब्लॉक ऐसे चल रहे हैं, ठीक। क्या एक बात फिक्स्ड है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट? क्यों भाई? पुली से एक ब्लॉक की दूरी रही x1, एक की ली x2, क्या x1 प्लस x2 कांस्टेंट है? कंफ्यूज मत होना सर, यहां से यहां तक की लेंथ तो आपने ली ही नहीं, ये जो पुली के ऊपर है वो तो चाहे कहीं पे भी हो तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो जाहिर सी बात है ये भी पूरी कांस्टेंट रहेगी। तो क्या x1 प्लस x2 कांस्टेंट है? हाँ सर बिल्कुल कांस्टेंट है, चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा तो सुने, क्या सुने, ध्यान से देखें कि अगर मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करूं तो क्या dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt इज इक्वल्स टू 0। x1 को चेंज कौन कर रहा है? v1। कौन चेंज कर रहा है? v1। बिल्कुल सही। dx1 बाई dt, लॉजिकली देखो, क्या dx1 बाई dt, इधर अपन ने v2 लिया था ना, क्या लिया था? हाँ, क्या dx1 बाई dt, इसे ऐसे ले लो, ये x2 ले लो, ये x1 ले लो, ना तो मैं ऐसे कंफ्यूज, ठीक। अब देखो dx1 बाई dt, मैं v2 v1 के हिसाब से ले रहा हूं ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये dx1 बाई dt वास्तविकता में क्या v1 है? क्या dx1 बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x1? बोलो x1 घट रहा है कि बढ़ रहा है? अगर इस डायग्राम को देखो सिर्फ, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। मतलब क्या ये माइनस v1 है? घट रहा है इसलिए लिखा मैं, घट रहा है इसलिए। बोलो x2 बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, पुली तो चल नहीं रही, तो ये v2 इक्वल टू 0। क्या v2 बराबर v1? ये मैथ्स है, ये कॉमन सेंस था, ये मैथ्स है। ये क्या है? मैथ्स। ओके, तीसरा तरीका सोच, थर्ड तरीका सोच, क्या? कुछ नहीं, वो भी सिंपल वही है कि अगर तू चीटा बनकर यहां बैठ जाए, कहां पर? पुली पर। तू पुली पर बैठ गया, अब तो स्ट्रिंग असेंट से जानता है तू कहां बैठ गया, क्यों मैं बैठा रहा हूं सर, अभी तो पुली रुकी हुई है। क्योंकि असली सवाल हमें तब करने हैं जब पुली चलने लगेगी, जब पुली चलने लगेगी और ब्लॉक भी चलेंगे, रियल कहानी तो तब आएगी। हाँ सर, बात आप सही कह रहे, बिल्कुल बढ़िया एकदम ठीक। चलो भाई, अब तू क्या कर, चीटा बन के पुली पे बैठ जा। तो जो चीटा है, तू कौन? चीटा। कहां बैठा है? पुली पर। हाँ सर, तू क्या बोलेगा अगर एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है? तो पता चीटा क्या बोलेगा? भाई मेरे लिए तो ना, अगर ए की रफ्तार नीचे है तो बी की रफ्तार ऊपर है, बी की रफ्तार ऊपर है तो ए की नीचे है, और दोनों बराबर होनी चाहिए वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो चीटे ने क्या बोला? चीटे ने बोला, ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चीटा। चीटे ने बोला भाई मेरे लिए तो ए की रफ्तार और बी की रफ्तार का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। तो ये किसने बोला? चीटे ने। चीटा बैठा कहां है? पुली पर। तो क्या आप ऐसे भी बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। क्या पुली इस वाले केस में रुकी हुई है? हाँ, तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि v1 बराबर v2, एक प्लस एक माइनस। ये अभी आगे काम आए, इसको फील कराऊंगा अभी, और इसको थर्ड वाले को अगले से फील कराऊंगा बैठा कर। अभी बस समझो, यहां पर चीटा ये बोल सकता है ना अगर रेस्ट पर हो तो, अभी तो सिर्फ दो उतार लो ये वाले, अगले में फील कराऊंगा, बढ़िया चीटे वाला एनिमेशन बनाया है तुम्हारे, मक्खी बन के बैठाऊंगा तुमको। अरे यस और नो? हाँ सर, चलो आ जाओ, देखो 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 देखो। अब इस वाले केस में पुली इज ऑल्सो मूविंग,
वो आसान सवाल था। लॉजिकली सोच कि अगर पुली भी चलने लगे तो क्या ए और बी की रफ्तार सेम होगी? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर पुली भी चल रही है और दो ब्लॉक लटके हुए इधर और इधर, तो कोई गारंटी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ अलग अलग वैल्यूज आए? तो उनमें हमें रिलेशन पता होना चाहिए। आएगा वही कंस्ट्रेंट से, पुली के स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट से, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो पहले सिंपल सा करते हैं, पहले अपन समझते हैं। ये देखो V1 और V2, ये अपना V1 और V2, ठीक। अच्छा, इसके चीटे के बैठने से पहले मैं इसको मैथ से ही सिखाता हूं। ध्यान से देखो, एक मैथ्स वाला तरीका, x1 x2। सर बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ में आती है कि x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये बात चेंज नहीं हो सकती, मैथ्स वाला तरीका है। फिर अभी वो वाला भी ले लूंगा, परेशान नहीं होना, चीटे वाला, x1 प्लस x2 तो कांस्टेंट। ठीक सर, आपने सिखाया वही करा हमने फिर लिखा dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। अब x1 के बारे में सोचो, x1 को चेंज कौन करेगा? सोचो, क्या ये पॉइंट भी VP से ऊपर जा रहा है? क्या ये पॉइंट भी VP से ऊपर जा रहा है? हाँ। अब x1 के लिए सोचो, सिर्फ x1 को देखो, x1 को बढ़ाने घटाने में क्या V1 का रोल है? क्या x1 को घटाने बढ़ाने में VP का रोल है? हाँ सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो है, आप ऐसे बोल ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो, ध्यान से सुन, लॉजिकली सुनते हैं। x1 को अभी फील करो बस इसको, x1 को कौन VP में और V1 में कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है? VP ऊपर जा रहा है तो x1 की लेंथ को बढ़ा रहा है, तो VP बढ़ा रहा है पर V1 घटा रहा है। तो जिस रिलेटिव रफ्तार से बढ़ रहा है x1, क्या वो VP माइनस V1 है? लॉजिकली सोचो, हमने ऐसा 2D रिलेटिव के आखिरी में भी पढ़ा था। हाँ सर, सोचो x1 की लेंथ को बढ़ाने के लिए कौन VP बढ़ा रहा है पर V1 घटा रहा है, तो रिलेटिव तो VP माइनस V1 है। बात तो सर आप सही बोले। अच्छा, प्लस ध्यान से सुनना अच्छे से, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं इसमें, बोलो क्लियर है एकदम? अब मैं तेरे को फील करने के लिए, क्या करने के लिए? फील करने के लिए कि अपन ने इसको एक और रफ्तार V1 मान लिया। मैं तो कह रहा हूं पुली इतनी तेज जा रही है कि ये V2 भी ऊपर है। सिर्फ सवाल को नहीं समझे, V2 अपन ऊपर ही मान लेते हैं, V2 ऊपर मानो ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी V2 को भी ऊपर ही मान लो, उससे क्या दिक्कत है, ताकि प्लस माइनस में उलझो नहीं। ऐसे इतनी लिफ्ट, मतलब सॉरी, पुल इतनी तेजी से जा रही है कि दोनों ब्लॉक भी ऊपर जा रहे हैं, जा सकते हैं पर रफ्तार अलग अलग, ठीक मान लेते। x2 में सोचो अब, क्या VP प्लस V2 सॉरी माइनस V2 इक्वल टू 0, ये समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? VP ऊपर ले जा रहा है, V2 घटा रहा है, मैंने V2 ऊपर माना समझने के लिए, आप फील के लिए, मैथ्स वाले तरीके से देखो क्या आया। वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। इसको ऐसे भी लिख सकता है, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाई 2। मैथ से निकाल के बताया तुम, अभी तुम्हें रिलेटिव से भी निकाल के बताओ। वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाई 2। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। हाँ सर समझ तो आया, बढ़िया भी लगा। अब क्या करें? ये आ गया, ये आ गया बिल्कुल अच्छे से, ठीक। अब देखो, जल्दबाजी नहीं करते हैं यार, टाइम लगेगा इसमें, इतना समझ लो। यहीं से चालू करूंगा कहानी, अगले टर्न की कहानी एग्जैक्टली यहीं से चालू करूंगा, कंफ्यूज मत होना, और इसका रिलेटिव वाला तरीका बताऊंगा ये कहां से आया है। VP इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2 या VA प्लस VB बाई 2। जल्दबाजी नहीं करते, कोई जल्दबाजी नहीं करते, अच्छे से अगले टर्न पे पढ़ेंगे। इसी स्लाइड से चालू करूंगा, गड़बड़ नहीं करना है पक्का। मुझे लगा था खत्म कर दूंगा, पर रहने दो, जल्दबाजी क्यों करें, अपन ढंग से पढ़ेंगे ईमानदारी से। बोलो क्लियर आज का लेक्चर? समझ आया क्या? अच्छा लगा क्या? तो बस बिना टाइम खराब करे तुम्हारी अगली भी क्लास होगी, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए।
मस्त रहिए।